कल राष्ट्रपति भवन में एक नया इतिहास लिखा गया जब एक जज अपनी मां के पैर छूकर हिंदी में शपथ लेकर भारत के चीफ जस्टिस बने। ये मोमेंट सिर्फ एक व्यक्ति का उदय नहीं था, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज का एक सेलिब्रेशन था। बात करते हैं करंट अपडेट की। सो लेट्स समराइज दिस। 14 मई 2025 को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने राष्ट्रपति भवन में एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ ली। ये शपथ या ओथ उनको दिलवाई गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलवाई। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, करंट प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इन्होंने अपनी ओथ हिंदी में ली है। अगर हम बात करें इनकी टेन्यूर की तो कितना ड्यूरेशन रहेगा इनका? 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है, तो नवंबर 23 2025 तक इनका एज क्राइटेरिया के हिसाब से टेन्यूर रहेगा वो 6 मंथ्स का। अगर हम बात करें इनके प्रेडिसेसर की तो जस्टिस संजीव खन्ना थे। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम कुछ हाइलाइट्स देखें तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, राइट। सो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो न्यूज में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई IQ की यूट्यूब चैनल में। सो आज के लेक्चर में हम इस मोमेंट को स्टैटिक पॉलिटी के लेंस से समझेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जस्टिस गवई के लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए जुडिशियल वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 का सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ HC जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। एंड थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट आपको पता है क्या कि CJI बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिए गए हैं। उन्हीं क्राइटेरिया के बेस पर CJI अपॉइंट किए जाता है जो एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि इंडियन सिटीजन हो वो। उसके बाद हम बात करते हैं जुडिशियल एक्सपीरियंस की। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है या फिर वो इन फ्यूचर CJI बनेगा तो उसका जो जुडिशियल एक्सपीरियंस होता है हाई कोर्ट में वो होना चाहिए। हाई कोर्ट जज के रूप में 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर वो एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 सालों के लिए। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल ओपिनियन की तो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट द पर्सन मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, तो ये सारे और में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें नेसेसरी होती हैं क्राइटेरिया के रूप में। बट अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का कोई स्पेसिफिक सीनियरिटी रूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट कन्वेंशन यही है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं CJI के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। So while the appointment is formally made by the president, it follows a well-established convention rooted in the judicial independence and seniority principle. अगर हम उसके स्टेप्स देखेंगे कि how is the CJI appointed, so पहला स्टेप होता है कि जो लॉ मिनिस्ट्री होती है it seeks recommendation from the outgoing CJI। इस केस में outgoing CJI कौन थे? संजीव खन्ना थे, तो उनसे लॉ मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशंस लिए। स्टेप 2 पर आ जाते हैं। इसके बाद आउटगोइंग CJI रिकमेंड्स द सीनियर मोस्ट जज को रिकमेंड करते हैं, तो उन्होंने जस्टिस BR गवई को रिकमेंड किया। तीसरा स्टेप देखेंगे कि लॉ मिनिस्ट्री ये जो रिकमेंडेशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजती है। प्राइम मिनिस्टर इस नाम को एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एडवाइस किया कि इन्हें बनाना चाहिए CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया न्यू CJI, यानी BR गवई को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 के अंदर आता है। सीनियरिटी का कन्वेंशन फॉलो होता है लेकिन कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। जस्टिस गवई सीनियर मोस्ट जज थे, इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट स्मूथली हो गई। अब बात करते हैं जस्टिस BR गवई के प्रोफाइल की और उनके पर्सनल बैकग्राउंड की। तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1960 में इनका जन्म हुआ था अमरावती महाराष्ट्र में। फिर इन्होंने बार एनरोलमेंट किया मार्च 16 1985 को बार एनरोलमेंट किया था। लीगल प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट की बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से, एंड मोस्टली इट इज डन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। फिर स्टैंडिंग काउंसिल फॉर नागपुर एंड अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, अमरावती यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इनके फादर की तो रामकृष्ण सूर्यभान गवई इनके फादर हैं, जो कि एक दलित लीडर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं।
राइट। फिर इनके जुडिशियल करियर पाथ की बात करते हैं तो 2003 में इनको अपॉइंट किया गया था एज एन एडिशनल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। 2005 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन जाते हैं। 2019 में इनको एलिवेट किया जाता है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 24, राइट। तो 2019 में उसी टाइम जब हमारा जजमेंट आया था जम्मू एंड कश्मीर वाला, उसी टाइम ये एलिवेट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट पर। और 2025 यानी कि अब तो ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन May 14, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू सी। जस्टिस गवई के जजमेंट्स उनकी स्पष्ट सोच, साहस और संविधान के प्रति दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। चलिए उनके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जस्टिस गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन को अपहोल्ड किया था। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो राज्यों के स्ट्रक्चर को बदल सके। फेडरलिज्म के अंडर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मजबूती मिली थी इस जजमेंट के कारण। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जजमेंट है इनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था तो आपने काफी अच्छे से सुना होगा इसको। इस केस में जस्टिस गवई ने क्रूशियल रोल प्ले किया जहां ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग मैकेनिज्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, राइट। इस जजमेंट के द्वारा क्या इन्फोर्स हुआ, तो वोटर्स को राइट टू इंफॉर्मेशन मिला और चुनावी ट्रांसपेरेंसी का मूल सिद्धांत तय किया गया था। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, HCs का सब क्लासिफिकेशन केस। तो जस्टिस गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें ये कहा गया कि स्टेट्स अपने HC लिस्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राइट, ताकि रिजर्वेशन का फायदा सभी तक समुचित रूप से पहुंच सके। ये जजमेंट आर्टिकल 341 की इंटरप्रिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है मनीष सिसोदिया बेल केस, राइट। इस केस में उन्होंने आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी को फिर से स्ट्रांगली हाईलाइट किया था, ठीक है, रिफॉर्म किया गया इससे। और यहाँ पे इनका मैसेज क्लियर था कि बेल डिनायल कांट बी आर्बिट्री, लिबर्टी इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ राइट। फिर इसके बाद आता है राजीव गांधी एसेसिनेशन केस। इसको हम कहते हैं पेरारी विलन केस और पेरारी विलन रिलीज, जो इसमें कन्विक्ट था इसका रिलीज किया गया था। तो जस्टिस गवई ने उस बेंच को हेड किया जिसने पेरारी विलन की रिलीज का ऑर्डर दिया था, राइट। इसमें उन्होंने आर्टिकल 161 यानी कि गवर्नर के पास पावर होता है कि वो क्लेमेंसी ग्रांट कर सके, राइट, तो उसका डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन दिया। फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोनों का बैलेंस किया गया था इस जजमेंट के द्वारा। सो ये सभी जजमेंट्स ये दिखाते हैं कि जस्टिस गवई ने जुडिशरी को एक वैल्यूज बेस्ड इंस्टीट्यूशन बनाए रखने में अपना योगदान दिया, जहां लॉ सिर्फ रूल्स का सेट नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का रक्षक होता है। तो जस्टिस गवई का CJI बनना एक सिंबॉलिक और रियल दोनों लेवल पर इंपॉर्टेंट है। पहले बुद्धिस्ट CJI बनने के नाते ये सोशल रिप्रेजेंटेशन का मैसेज देता है, राइट। माँ के पैर छूकर शपथ लेने की एक संस्कृति और संविधान का संगम दिखाता है और शपथ हिंदी में लेना भारत की लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी को दर्शाता है। जब हम बात करते हैं जस्टिस की, जो कि हमारे प्रेम्बल में मेंशन है, तो हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है। सो प्रियम्बल के इस इंपॉर्टेंट प्रॉमिस का एक प्रत्यक्ष रूप जस्टिस गवई के अपॉइंटमेंट पे दिखता है। सो आज के लेक्चर में हमने काफी सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली, जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन।